हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस की गई थी, तो केमिकल काइनेटिक्स में जहाँ तक हमने कराया था उसी के आगे बढ़ेंगे। और हमें लग रहा मॉर्निंग में भी कल क्लास है, तो उसको और कंटिन्यू इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं कि जल्द से एनटीएस का जो टेस्ट है आपका संडे को, उसके पहले इस कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाए। तो ऑनलाइन बस ये है कि लोड थोड़ा आपके ऊपर ज़्यादा ज़रूर पड़ेगा, अपना डेटा वगैरह अरेंज कर लीजिए कैसे भी करके, क्योंकि यदि बेटा हम लोग नहीं कराएंगे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के तो एनटीएस टेस्ट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, इसकी वजह से एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है, जैसे कि आप प्रॉपर टेस्ट दे पाएँ। इस बार हम लोगों ने टेस्ट कराई भी, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी दिए, कोचिंग में तो नहीं, हाँ, लेकिन उनके हॉस्टल में पेपर भिजवा के हमने टेस्ट कराया था। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आगे कोचिंग में आके इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ पे 15, 20, 25 बच्चे रह रहे हों न्यूज़ फीड के, वहाँ पर हम लोग पेपर भिजवा के आपका टेस्ट कंडक्ट करा देंगे। ऐसे उम्मीद है पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंडे से ओपन भी हो जाएगा ऑफलाइन। तो जो लोग घर जा रहे हैं, घर ना जा करके थोड़ा सा हमें लग रहा है 1 वीक तक आप देख लें, नहीं जाना ना हो जाएगा। ठंड बहुत है, बाहर निकलिए मत, केवल घर में बैठ के पढ़ाई करिए। तो चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टर्न पे, जल्दी जल्दी आके जुड़ जाइए। ये हाँ ठीक है, ओके। चलो भाई, तो हम लोग आगे हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, शायद मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे बात चल रही थी। थोड़ा सा बताया था कि एग्जाम्पल कराया था, 1-2 एग्जाम्पल और करा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आगे चलता हूँ। 1 बाय 1 ऑर्डर डिस्कस करेंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, जिसमें कि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल आपको अक्सर मिलेंगे। लेकिन सेकेंड और थर्ड हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हाँ उनमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है सवाल, इसलिए करा दूंगा बस। तो चलो बेटा जल्दी से जुड़िए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूपीबी नहीं चलेगा ऐसा तो नहीं, कुछ अनाउंसमेंट हुआ है आज, उस अनाउंसमेंट को आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं कि मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बुकलेट ओपन करिए, और जहाँ तक हो गया था हमें लग रहा है 146 नंबर पेज पर ही हम लोग काम कर रहे थे, वहीं पर आ जाइए 146 पेज, जिनके पास बुकलेट होगी। तो मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म कर लो, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए अब बात आई कि भाई कैसा सवाल बनता है। इसमें क्या होता है कि एक मेन रिएक्शन दिया होता है और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी दिया होता है नीचे, और मैकेनिज्म में भी कई स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है। कुछ उसमें रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्लो स्टेप होते हैं और कुछ फास्ट स्टेप होते हैं। अच्छा, हमेशा किसी भी अभिक्रिया का जो रेट है वो स्लो स्टेप रिएक्शन ही रेट डिटरमाइनिंग होता है। स्लो स्टेप रिएक्शन ही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो हम लोग लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे कि मैकेनिज्म में पहले आप ये देखिए कि उसमें स्लो स्टेप रिएक्शन कौन है, फिर स्लो स्टेप रिएक्शन का क्या करिए कि रेट एक्सप्रेशन लिखिए, रेट लॉ लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करके स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए। उसके बाद देखिए कि उस रेट लॉ में यदि कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब कोई उस रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसमें यदि कोई ऐसा कोई स्पीसीज है जो मेन रिएक्शन में नहीं है, तो समझ लेना कि वह रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वह स्पीसीज जो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो मेन रिएक्शन एक बार देख लेना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में पूरा देख लेना। यदि हमारे स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट लॉ मैंने जब लिखा और उसमें कोई एक ऐसा स्पीसीज आ जाए जो कि मेन रिएक्शन में नहीं है, इसका मतलब कहना फिर वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो ड्यूरिंग रिएक्शन बीच में बना होगा, फिर वो समाप्त भी हो जाता है। तो यदि मेरे रेट एक्सप्रेशन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाए तो फिर वो जो रेट एक्सप्रेशन है वो थ्योरेटिकल है, बट हमें एक्सपेरिमेंटल रेट लिखना है। तो हम क्या करें कि जो उसमें फास्ट स्टेप रिएक्शन होगा, हमें मान लेंगे कि फास्ट स्टेप रिएक्शन रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है, और ऐसा मान के हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और वहाँ से
हम उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की वैल्यू प्राप्त करेंगे और उस वही ले जा करके वो थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर एक बार चेक करेंगे। तो यदि फिर जो रेट एक्सप्रेशन आएगा यदि उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, इट मीन्स अब वो जो रेट आपके सामने निकल के आया वह एक्सपेरिमेंटल रेट है। और एक्सपेरिमेंटल रेट जो यदि आ गया तो आप रिएक्शन का आर्डर भी बता सकते हैं, क्योंकि इसके पहले लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि आर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ऐसा मैंने आपको पूरी बात बता दी थी। एक उदाहरण आपको और कराता हूँ। जैसे सपोज करिए बुकलेट में एक एग्जाम्पल है बेटा। सपोज करो कि एक रिएक्शन हमें दिया, रिएक्शन और उसमें मान लो ये दे दिया कि NH4 प्लस, एक रिएक्शन हमें दिया गया है कि NH4 प्लस OCN माइनस, ये रिएक्शन करने के बाद बन रहा है NH2CONH2, इसको यूरिया आप बोलते हैं। और इस रिएक्शन के मेन रिएक्शन है, ये जो मेन रिएक्शन यही दिया हुआ है। और ये मेन रिएक्शन जो दिया है बेटा, इसका मैकेनिज्म नीचे दे रखा है। इसका मैकेनिज्म क्या है ज़रा ध्यान से देखें। तो मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में दिया है। स्टेप 1 में ये बोल रहे हैं कि ये जो NH4 प्लस है और जो OCN माइनस है, ये जुड़ करके OCN माइनस, ये जोड़ करके बना दिया NH4 OCN माइनस, सॉरी OCN, ये बना। ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। और उसके बाद एक रिएक्शन और आया यहाँ पर, स्टेप 2 में लिख रहा हूँ, स्टेप सेकंड में देखना। यहाँ पर आ गया भाई जो ये NH4OCN जो स्पीसीज है, ये ब्रेक होने के बाद ये बना दिया NH2CONH2। और ये जो लास्ट में रिएक्शन जो मैंने अभी लिखा है, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो देखिए कुल मिलाकर के मेन रिएक्शन है, उसी को मैकेनिज्म उसका जब नीचे लिखा गया तो 2 स्टेप में रिएक्शन दी गई। अमोनियम आयन OCN माइनस से जुड़ा NH4OCN बना, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। उसके बाद OCN जो सॉरी NH4OCN, ये सही से लिख दो भाई, ये NH4OCN, ये जो है NH4OCN, ये जब कन्वर्ट हुआ तो ये बना दिया NH2CONH2 जो कि स्लो स्टेप रिएक्शन है। मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था, जैसा कि यदि पढ़ा होगा बुकलेट तो मैंने लिखा भी है स्टेप बाय स्टेप कि पहले नंबर पे हम क्या करेंगे। तो पहले नंबर पे आप ये करिए कि स्लो स्टेप रिएक्शन यही है, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करिए और लॉ ऑफ मास एक्शन का अप्लीकेशन करके उसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए। और लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके जब रेट एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे भाई, इस पर लगाएं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ NH4OCN, ये आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखें तो ये जो रेट है, जो रेट एक्सप्रेशन आपने भी लिखा है, इसमें ये जो स्पीसीज आपको दिखाई दे रहा है यह मेन रिएक्शन में नहीं है। ये मेन रिएक्शन ये देखो लिखा है भाई NH4OCN, ना तो इधर है ना तो इधर है, इसका मतलब ये मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा रेट अभी निकाला है, मैंने लिखा है स्लो स्टेप रिएक्शन को देख करके उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के जो रेट एक्सप्रेशन लिखा है, ये थ्योरेटिकल रेट है। क्यों है थ्योरेटिकल रेट? क्योंकि ये जो हमारा स्पीसीज दिख रहा है मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये RI है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान बीच में बना होगा। ठीक है, अब आइए जरा एक बात आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करें, तो हमारे सामने उद्देश्य है कि हम किसी तरीके से इस रेट एक्सप्रेशन से रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम टर्मिनेट करें, हटाएं यहाँ से। कनआउट टर्मिनेट होगा कैसे? तो फास्ट स्टेप रिएक्शन जो है उसकी मदद से करेंगे। तो फास्ट स्टेप रिएक्शन जो दिया इसको मान लो कि यह रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम, ऐसा मान लो कि यह फास्ट स्टेप रिएक्शन रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में है, ऐसा मान के। और आप दूसरे नंबर पे क्या करें बेटा कि इस फास्ट स्टेप रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखें। जब इसको रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में मान लेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखें तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4OCN अपान हो जाएगा बेटा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OCN माइनस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ से अब देखो यही स्पीसीज है जो कि यहाँ पर था, जिसको हमें यहाँ से हटाना है, यहाँ से उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ से NH4OCN की वैल्यू पहले प्राप्त करिए। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं NH4OCN का। यदि हम यहाँ से कंसंट्रेशन निकालें क्या होगा, तो इसको निकालना तो इसको सब इधर भेजो, तो ये हो जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OCN माइनस। सुनो बेटा, इतना कर लिया। और ये वैल्यू जो अभी निकल के आई है
कि KCl और NH4 कंसंट्रेशन इंटू OCN माइनस कंसंट्रेशन, ये देखो इसकी वैल्यू, और यही RI था जिसको यहाँ से हटाना है। अब क्या करिए कि जो ये वैल्यू निकल के इसकी आई है, यही वैल्यू का ये जो निकल के इतना वैल्यू हमें दिख रहा है, यही उठा के यहाँ रखिए। तो अब जो रेट हमारा आएगा देखिए वो क्या होगा भाई, तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा K, और इसकी जगह उठा के पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो ये हो जाएगा KC कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OCN माइनस। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा देखा जाए तो अब ये जो रेट एक्सप्रेशन अब निकल के आया है, तो इस रिएक्शन को यदि इस रेट एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें दो स्पीसीज दिख रहे हैं, एक अमोनियम आयन दिख रहा है, वो OCN माइनस दिख रहा है। जाके मेन रिएक्शन में देखिए तो मेन रिएक्शन में ए भी है और ए भी है। इसका मतलब अब यहाँ पर जो दोनों हमारे पास जो स्पीसीज दिख रहे हैं ये मेन रिएक्शन के पार्ट हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, और यदि रेट एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, इसका अर्थ ये है कि अब ये जो रेट अभी निकाला आपने ये एक्सपेरिमेंटल रेट है। इसका मतलब यही एक्सपेरिमेंटल रेट है, और यदि एक्सपेरिमेंटल रेट आ गया तो अब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। तो सुनो बेटा, यहाँ पर हम लिखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH4 अमोनियम आयन जो है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाए तो इस देखो यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन ये हो जाएगा 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू OCN माइनस, ये इसका यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में बताएं तो भी 1 होगा। और हम कहें इस अभिक्रिया का अबव रिएक्शन जो था उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसी अबव रिएक्शन का ही एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है, उसी अबव रिएक्शन का ही एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से अब आप निकाल लें तो आ जाएगा आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम। तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रेट में जो रिएक्टेंट थे उनके कंसंट्रेशन के पावर का जो सम है यही कर देना, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 कर दो भाई, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमसे सवाल में कहेगा हमें एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो ये है। रिस्पेक्टिव ऑर्डर अमोनियम आयन का क्या होगा, ये 1 है। रिस्पेक्टिव ऑर्डर OCN माइनस का क्या होगा, 1 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इनके कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ दीजिए, ये जो आया यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन देख लेना, समझ में आ जाए तो लगा लेना भाई। अब एक्सरसाइज में आइए, यदि मैं एक सवाल और कराता हूँ, आप अपने बुकलेट यदि आपके पास है तो बुकलेट का मैं एक क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, वहाँ पे आ जाओ। 36 नंबर सवाल में आइए, बुकलेट में जाइए, 36 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें भाई। बुकलेट में एक्सरसाइज में जाके 36 नंबर सवाल जरा देखो, एक्सरसाइज में 36 नंबर सवाल जरा देखो। अब क्वेश्चन भाई जरा सा बुकलेट में जाओ आप सभी लोग जल्दी से, और एक्सरसाइज में 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन वही करा दे रहा हूँ, वहाँ से आइडिया लग जाएगा आपको, और उसके बाद हम जीरो ऑर्डर पे चलते हैं भाई। 36 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, ये है 36 नंबर सवाल, ये आ गया। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या हुआ है कि A2B2 रिएक्शन करके 2AB बना रहे हैं। ए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में नीचे दिया हुआ है। क्या दिया भाई, A2 टूट के A+ बना रहे, फास्ट स्टेप रिएक्शन है। A+B2 रिएक्शन करके AB+B बना रहे, स्लो स्टेप रिएक्शन है। और A+B रिएक्शन करके AB बना रहे, ये भी फास्ट स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए एक स्लो स्टेप रिएक्शन दिख रहा है और 2 फास्ट स्टेप रिएक्शन। अब हमसे पूछ रहा है इस मेन रिएक्शन का, देखो करा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, इसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माने ओवरऑल, ये जो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी का पूछ रहा है, मेन रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताइए। तो चलो भाई पहले तो एक काम करें कि आइए मेन बोर्ड पे चल के वहीं से हल करा देते हैं आपको ये क्वेश्चन। ये रिएक्शन हमें ये दिया है, जरा समझो। 36 नंबर क्वेश्चन बुकलेट का करा रहा हूँ कि पहले तो ये रिएक्शन दिया है A2 + B2 एक कन्वर्ट होके बना रहा है 2AB। ये हमारा बेटा मेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, काल्पनिक एक अभिक्रिया दिया है, यही मेन रिएक्शन यही है।
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट हो जाएगा। छोड़ो इधर, अब देखो a2 के पावर हाफ है और b2 के पावर 1 है। इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो रेट एक्सप्रेशन अभी आपको दिख रहा है, यदि ध्यान दें तो इसमें a2 और b2 जो दो हमें स्पीसीज दिख रहे हैं, ये दोनों मेन रिएक्शन के पार्ट हैं। इट मीन्स अब जो रेट एक्सप्रेशन अभी मुझे दिख रहा है ये एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। और यदि एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन अभी 2 या 3 फास्ट स्टेप रिएक्शन दिया हो तो फिर आपको वहां पे इस तरीके से हल करना है। इसी में क्वेश्चन नंबर अभी जो मैं 36 कराया, इसी के ऊपर बुकलेट में तुम्हारे 35 नंबर सवाल देख लो। वहां पर इतना हमें पंचायत करने नहीं, वहां पे स्लो स्टेप रिएक्शन का जैसे ही रेट एक्सप्रेशन लिखा गया वैसे ही हमने कहा वही जो रेट एक्सप्रेशन आपने लिखा वही एक्सपेरिमेंटल रेट है। देख लो, करके देख लो। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बुकलेट में ही दिया है, आप यहीं से हल कर लो। देख लो 35 ये क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा सा समझो। एक रिएक्शन दिया है 2a + b गिव्स d + c। अच्छा, इसमें देखो 2 स्टेप में रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है। ए स्लो है, ए फास्ट है। अच्छा, स्लो स्टेप रिएक्शन का ही रेट एक्सप्रेशन लिखना होता है, तो रेट बराबर क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही तो है। स्लो स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी रिएक्टेंट हैं तो उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई कर दो, यही है रेट। अच्छा देखो, तो ये जो रेट लिखा, अब हमारा बात है कि जो ये रेट है ये थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है। तो आप पहले चेक करो कि यार इसमें जो ए और बी 2 स्पीसीज हमें दिख रहे हैं एक मेन रिएक्शन में है कि नहीं। तो मेन रिएक्शन में देखो ए भी है और बी भी है। इसका मतलब ये जो रेट आपने स्लो स्टेप रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन लिखा है यही एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। तब आपको आगे बढ़ना ही नहीं। हाँ, इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट आता तब फिर हम आगे बढ़ते, फिर फास्ट स्टेप रिएक्शन को रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में मानते, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते, फिर वहां से रिएक्शन इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालते, फिर इस थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन में उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की वैल्यू रखते, फिर चेक करते कि वह रिएक्शन जो अब हमारा रेट एक्सप्रेशन है वो थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ तो पहले स्टेप से ही काम हमारा बन गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ पर इसका जो जवाब होगा ये कौन सा है भाई, इसका जवाब होगा बी, ए है। इसका मतलब वो कर रहा था रेट ला एक्सप्रेशन हमें। अच्छा, कभी भी रेट ला एक्सप्रेशन पूछे तो मानो एक्सपेरिमेंटल ही पूछ रहा है। एक्सपेरिमेंटल लिखे ना लिखे, क्वेश्चन में यदि कोई अभिक्रिया हो और कहे उसका रेट ला का एक्सप्रेशन लिखो, इट मीन्स वह एक्सपेरिमेंटल रेट पूछ रहा है। एक्सपेरिमेंटल जो रेट होता है वही एक्चुअल रेट होता है, ठीक है, ये जानकारी में रख। तो ये हो जाएगा 35 हो गया, 36 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आप लगाइएगा। अब हम इस पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहेंगे कि आप इस पर अब लगाएं। आप अपना खुद प्रैक्टिस करके इसको लगा के देख लेना। इसे कोई एक दो, जैसे एक क्वेश्चन देखना, ये हम कराएंगे नहीं लेकिन घर पे आज ट्राई कर लेना। 57 और 58 ये दोनों क्वेश्चन उसी टेक्निक उसी तरीके से लगेंगे, आप लगा के चेक कर लेना, ठीक है बेटा। ये 2 आपके होमवर्क हैं, इसको लगा के जरा ट्राई करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो अभी आपने पढ़ा क्या उसका एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से पीछे जा कर के उसको समझना कि कहाँ क्या गलती आप कर रहे हैं, ठीक। आइए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं एक एक आर्डर को अब स्पेशली डिफाइन करूँगा। तो आइए बेटा, पहला हमारा जो अब आर्डर हम पढ़ने चल रहे हैं वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका हेडिंग अब नेक्स्ट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हम कहते हैं अ रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर। अ रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर
A reaction is said to be zero order if rate of reaction do not depends upon do not depends upon concentration of reactant, do not depends upon concentration of reactant। ठीक, तो एक तो ये बेसिक हमने इसका डेफिनेशन दिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि यह रिएक्शन इज सेड टू बी, क्या है भाई, गुटखा फेंक दीजिए सर, गुटखा फेंक दीजिए सर। गुटखा कौन सा है बेटा? कोई गुटखा है ही नहीं। गौरव यादव क्या कहना चाहते हो बेटा? फिर से जल्दी से रिप्लाई करो। गुटखा फेंक दीजिए, इसका क्या अर्थ है? गौरव यादव बेटा जल्दी से रिप्लाई करो। क्या आपके मन में कोई बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, यदि जैसे कोई हो तो हमें फ़ोन करके हमसे कांटेक्ट करो। आप, मेरा नंबर तो मालूम होगा, बुकलेट में लिखा है। कभी भी कोई भी परेशानी किसी को आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये जो लोग आजकल जैसे एक अननेसेसरी का कोई वो मैसेज वगैरह करते हैं, कुछ क्या कहते हैं वो फर्जी आईडी वगैरह बना के, तो उससे क्या है कि जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास आपका यहीं रुक जाता है। जैसे ही आप निगेटिव वर्क करेंगे ना, तो ये मान के चलिए आपका विकास अवरुद्ध हो गया वहीं पर। हम लोगों के ऊपर सेहत पे कोई फर्क नहीं आएगा। आप कोई मैसेज कर दो, बहुत करोगे, कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, उससे बेटे हम लोगों के असर कुछ नहीं पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, उससे हम लोगों के सेहत पे कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि आपका नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति और भरपाई शायद इस जन्म में हो पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें लग रहा है अपना काम करिए, और यदि ये सब करना है तो घर वापस जाइए, वहीं बैठ के सब करिए बेटा, ठीक है। गौरव यादव, इस सब जो भी तुम लिख रहे हो, गुटखा फेंक दो, ये कर दो, पढ़ाई में बेटा ध्यान दो। ये सब क्या कर रहे हो तुम? जीवन में आगे बढ़ो यार, तरक्की करो। ये फालतू की चीज़ें करने से बात, यहाँ पर तमाम लोग शिकायत आई है। आज बच्चे भी कुछ कह रहे थे कि कुछ लोग सर उल्टी सीधी बातें
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रेट का कोई डिपेंड ही नहीं करता थे, इसलिए देखो रेट बिल्कुल कांस्टेंट बना रहे। रिएक्शन शुरू से लेकर अंत तक रेट रिमेन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। नेक्स्ट एक ग्राफ और बनाऊं। अभी एक हमने डेफिनेशन में एक लाइन लिखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है और हम टाइम में यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमने ऊपर लिखा था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो देखो रिएक्शन जब शुरू किया तब के टाइम को देखो और उसके बाद टाइम की काउंटिंग करो, आगे बढ़ते जाओ, आप देखेंगे कि जो रेट है वह कांस्टेंट रहेगा और टाइम पे डिपेंड नहीं करा। अगले 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड बाद यदि आप देख रहे हैं तो रिएक्शन का रेट बिल्कुल यूनिफॉर्म है। इसका मतलब रेट और टाइम में यदि ग्राफ बनाया जाए तो देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिल्कुल ऐसे चल रहा है, क्योंकि रेट जो है टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। और यहाँ पे देखो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ग्राफ बनाए तब भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए इसका मैं डेफिनेशन थोड़ा सा बताऊंगा, या डेफिनेशन क्या डेरिवेशन, डेफिनेशन तो बता चुका हूँ, इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन कराऊंगा तो वहां से जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको याद रखना। सुनो बेटा, जैसे माना कि एक रिएक्शन है, एक काल्पनिक रिएक्शन हाइपोथेटिकल लिया कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है भाई, और इसमें इनिशियली का मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में, जब रिएक्शन मैंने स्टार्ट बिल्कुल करने जा रहा हूं तब की बात कर रहा है कि t बराबर 0 माने इनिशियली इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर था। मतलब 1 लीटर में रिएक्टेंट का अमाउंट था ए मोल पर लीटर इज द कंसंट्रेशन, बट पर लीटर में ए मोल रिएक्टेंट है, ये दिमाग में रखना। कंसंट्रेशन पूछे तो ए मोल पर लीटर, अमाउंट पूछे तो ए मोल, ऐसा बोलना। सुनो भाई, अब मैंने कहा रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना भी मात्रा था उसमें से कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। तो आफ्टर टाइम टी समय के बाद या टी समय पर, एट टाइम टी लिख दो या आफ्टर टाइम टी कर दो। अब क्या हुआ कि उसमें से ए का जितना भी रिएक्टेंट का अमाउंट था या कंसंट्रेशन था, हम अमाउंट भी बोलेंगे कंसंट्रेशन, दोनों को रिलेट कर लेना। कभी कभी हम कहेंगे रिएक्टेंट का अमाउंट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दोनों का मतलब सेम ही मान के चलना। तो हमने कहा कि यार आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का जितना मात्रा था उसमें से एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गया। तो बताओ भाई ये एक्स क्या है, कहना ये है डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी समय पर रिएक्टेंट का कितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया, खर्च हो गया, वही एक्स है। और ए क्या था, इनिशियल अमाउंट था या इनिशियल कंसंट्रेशन था। अच्छा पूछा जाए कि यार ये बताओ ए माइनस एक्स क्या है, ओवरऑल ए माइनस एक्स क्या है, तो कहना यह रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी समय पर ये पूरा ये पूछा जाए तो करना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी समय पर उस कंसंट्रेशन में से एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गया, तो एक्स क्या है, कहना डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है। और ए माइनस एक्स ओवरऑल क्या है, तो कहना यह रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी समय पर रिएक्टेंट का कितना मात्रा बच गया वो ए माइनस एक्स है। ये लैंग्वेज सब याद रखना। ए क्या है, इनिशियल अमाउंट है, एक्स क्या है, डिकम्पोज्ड अमाउंट एट टाइम टी है, ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सुनो भाई, और अभी मैंने ऊपर लिखा था कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन यदि है, अच्छा ये रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर है, ये भी मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है। और कहना यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन अभी मैंने पीछे पढ़ा था कि रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूं लेकिन लिखता रेट हूं, मतलब समझ जाना, रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या था, रिएक्टेंट था, ऐसे कर दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, माने इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता। इसीलिए मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में 0 कर दिया, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पे एक बात सुनो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 माने हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अच्छा बताओ किसी के पावर में 0 का मतलब क्या हुआ, 1। इट मीन्स यदि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। इसीलिए मैं पीछे बात किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। इट मीन्स तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यदि हम बात करें तो उस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वही 3 फैक्टर जिस पर कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, टेम्परेचर पर और कैटालिस्ट पर। ये आप पीछे से कनेक्ट कर लेना। तो चलो भाई बात यहाँ तक क्लियर हो गई।
कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, रेट ना लिखना चाहो तो तुम dx/dt लिख दो, वही चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही तो होता है रेट। ठीक, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट की हम बात करते हैं, तो लिख देना dx/dt, ये रेट को डिफाइन कर रहा है, और ये बराबर हो गया k, dt इधर ले जाओ तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा k dt। अच्छा, इंटीग्रेशन आपको थोड़ा आइडिया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे dx का इंटीग्रेशन किया जाए तो आता है x + c, या dt है उसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा t + c, c मतलब कांस्टेंट। ठीक है, उसी प्रकार से जरा थोड़ा सा यहां देखो, इंटीग्रेशन यदि dx का करोगे, ध्यान दो थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा कि इंटीग्रेशन यदि मैं साइड में लिख दे रहा हूं, जैसे dx है इधर और यहां पे है k dt था, तो बताओ बेटा दोनों साइड का यदि इंटीग्रेशन करोगे तो dx का इंटीग्रेशन आएगा x + c। अच्छा, k कांस्टेंट है उसको बाहर लो और इंटीग्रेशन तुम dt का करो, तो ये देखो इधर x + c = k। अच्छा, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा t + c। ध्यान देना, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे k कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, जिसको अंदर ले जा रहा हूं, तो यहाँ पे आया x, ध्यान देना जरा सा, यहाँ से आ गया x + c = k, अंदर ले जाओ तो हो जाएगा kt + kc। तो k भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ वाला c भी क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ +c उधर ले जाओ, -c हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा क्या, kt + kc। के मतलब वही, के सी माने वो नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, के मतलब रेट कांस्टेंट, सी माने कांस्टेंट। तो ये देखो के इंटू सी, के सी, अब इधर ले आओ -c। अच्छा बताओ, ये पूरा ओवरऑल कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करोगे तो यहां पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा kt + c। सीधा ओवरऑल ये सारे कांस्टेंट थे, तो उन कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट c रख दिया। ठीक, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके यहाँ पे वो दिखा दिया, समझ लेना उस बात को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आप dx करोगे तो क्या आएगा, x + c, इस k कांस्टेंट बाहर लो, dt का इंटीग्रेशन करो तो t + c, k अंदर इंट्रोड्यूस करो तो हो जाएगा kt + k × c। ठीक है, और यहाँ का c उधर ले जाओ तो ये k × c -c, ओवरऑल ये सब कांस्टेंट थे तो एक नया कांस्टेंट लिख दिया c। तो यहाँ से इंटीग्रेशन बेटा करोगे तो यही आएगा, x बराबर आ जाएगा kt + c आ जाएगा। ये पूरा फुल इंटीग्रेशन दोनों तरफ का कर दिया, यही आ गया कि x = आएगा kt + c, c मतलब कांस्टेंट। x क्या है, डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, k क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक, अब सुनो जरा से एक बात मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ, इसको साइड में लिखा हूँ, ये जानकारी की बात थी, हटा दो इसको, इधर आओ। अब अच्छा, यहाँ पर एक काम करें कि इफ, ध्यान देना, इफ t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब इनिशियल, बिल्कुल बिगिनिंग की बात करूं, यहां से अब दिमाग यहां रखो, जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने वाला था t बराबर 0 पर, बताओ इस रिएक्टेंट में से कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ था, कुछ नहीं। बिल्कुल t बराबर 0 पर जरा देखो तो रिएक्टेंट का जितना अमाउंट था इनिशियल वो पूरा था, उसमें से कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ था। इसका मतलब डिकम्पोज्ड अमाउंट जो x 0 होगा, t बराबर 0 पर इसमें से कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ, इट मीन्स x की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर देखो मैं वही लिखने जा रहा हूं बेटा, यदि t 0 हो देन आप कह देना कि डिकम्पोज्ड अमाउंट x ये भी 0 होगा। अच्छा जरा ये बात बताओ बेटा, t 0 होगा तो x 0 होगा, x मतलब वही डिकम्पोज्ड अमाउंट एट टाइम t 0। सुनो सुनो सुनो, तो t 0 यहां करो, तो जैसे यहां t की जगह 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, t 0 करोगे तो x भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से जब, अरे भाई फिर से सुनो, एक क्वेश्चन ऊपर अभी आपने निकाला x बराबर kt + c, और मैंने एक शर्त लगा दिया कि यदि t 0 हो, माने इनिशियल बात कर रहा है, बिल्कुल बिगिनिंग में, तो उस समय डिकम्पोज्ड अमाउंट कुछ था ही नहीं, इसका मतलब x 0 होगा। तो t जब यहाँ 0 रखोगे तो k × 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ t 0 रखोगे तो x भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब c बराबर 0 आ जाएगा। और c की वैल्यू 0 जो आई है, यही c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलो मान लिया जो ऊपर आया था ना इंटीग्रेशन के बाद, ये इक्वेशन 1 आया था, तो जो t बराबर 0 मतलब x बराबर 0, मतलब जब यहाँ t 0 x 0 होगा तो c 0 आएगा, और c की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में यहाँ रख दो, और c की वैल्यू जब यहाँ इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पे c बराबर 0 0 रख दो तो x बराबर kt आ जाएगा। यही जो x बराबर kt है ये क्या है, तो कहना यही है जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे x बराबर kt क्या है, तो यही है बेटा जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। यदि पीछे की बात
स्लोप होता है तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 से कम और 0 से ज़्यादा। सुनो भाई, एक तरीके से हम यहाँ पर हम ग्राफ बनाने चल रहे हैं। ये ग्राफ बहुत सारी बातों का बयान करेगा। क्या क्या बयान करेगा जरा देखो भाई, क्या बयान कर रहा है। तो कहना यार ये बताओ, x बराबर KT जो हमारा इक्वेशन आया था वो y इक्वल्स टू mx टाइप का इक्वेशन है। देखो यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ खुद ही अपने आप में कुछ बात बताएगा। ये बेटा x एक्सिस है, y एक्सिस है। अच्छा, y एक्सिस पर x रखो, x मतलब डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक। और x एक्सिस पर किसको रखो, टाइम को रखो। वह समय जितने समय में कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ वो x है। अच्छा बेटा, यहाँ इंटरसेप्ट है नहीं तो ग्राफ ओरिजिन से ओरिजिनेट होगा। और एक खास बात देखो तो यहाँ पर जो स्लोप है k वही जो कि पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 90 से कम और 0 से ज़्यादा। इसका मतलब ग्राफ इसी कोऑर्डिनेट में बनेगा। ये हमारा ग्राफ ड्रॉन हो गया, ध्यान देना। और ये हमारा थीटा है जो कि 90 से कम 0 से ज़्यादा है। और ये जो ग्राफ है ये स्लोप है, और ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, स्लोप बोलो तो भी ठीक है, या इसी को tan थीटा बोलो तब भी ठीक है, या m बोलो तब भी ठीक है। और पूछ दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिकम्पोज्ड अमाउंट x और टाइम में हमें ग्राफ बनाओ, स्लोप की वैल्यू बताओ, तो स्लोप की वैल्यू होगी k। m की वैल्यू जो है वही स्लोप जिसको की वैल्यू k है, ये दिमाग में रखना। तो कहना अरे ग्राफ तुमने जो बनाया ये बता क्या रहा है, ये देखो बता रहा है क्या, जरा फील करो। तो ये बता रहा है, ध्यान से सुनो। तो जैसे जैसे इधर जाओगे टाइम क्या होगा, बढ़ रहा है। अरे भाई, जब रिएक्शन आपने स्टार्ट किया t बराबर 0 पर, अगला 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे टाइम बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, x मतलब डिकम्पोज्ड अमाउंट की वैल्यू देखो बढ़ेगी। मतलब रिएक्टेंट की जितनी मात्रा थी उसमें से थोड़ा सा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब डिकम्पोज्ड अमाउंट की वैल्यू बढ़ती जाए। ये ग्राफ यही बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बीतेगा डिकम्पोज्ड अमाउंट की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी, ये बता रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से हो गया। एक आपको ग्राफ और बताता हूँ, ध्यान से सुनना जरा सा। क्या एक आ जाए कि हमें बताइए भाई, ड्रा द ग्राफ बिटवीन, एक ग्राफ आखिरी और बता रहा हूँ बस, उसके बाद कल बात करूँगा। ड्रा द ग्राफ बिटवीन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जिसको मैं 80 से लिखूंगा। ये रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट। अरे भाई, रिएक्टेंट का जितना मात्रा था उसमें से कुछ डिकम्पोज हुआ, कुछ बचा। अभी हमने ग्राफ क्या बनाया, डिकम्पोज्ड अमाउंट और टाइम में ग्राफ बनाया। तो मैंने देखा टाइम जैसे से बीत रहा था वैसे से विघटित होने की जो मात्रा थी वो बढ़ रही थी। पहले शुरू में थोड़ा, फिर टाइम जैसे से बीत रहा वैसे से ज़्यादा मात्रा विघटित हो जाएगी, प्रोडक्ट बना देगी। अब वो कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट और टाइम में जरा ग्राफ बनाओ। तो हमने यहाँ लिखा कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन रिमेनिंग अमाउंट, मतलब बचने वाला जो मात्रा है, या रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट 80 एंड टाइम में हमें ग्राफ बनाना है, ध्यान देना। एंड टाइम बोले तो 80, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैं दो बात करूंगा। जैसे अभी मैं बोलता था ए क्या है, तो ए के बारे में आप बोलते थे इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, स्मॉल ए से लिख रहा था। अब मैं यहाँ ए ना लिखूँ तो इसके इक्विवेलेंट में ए नॉट लिख दूँ। ए नॉट का मतलब वही इनिशियल, बिल्कुल टी बराबर 0 पर जो कंसंट्रेशन था उसको आप ए बोलो चाहे ए नॉट बोलो। अच्छा, अभी मैंने बोला था ए माइनस एक्स क्या था, तो ये कहा ये रिमेनिंग अमाउंट एट टाइम टी था। ये था बेटा क्या, रिमेनिंग अमाउंट एट टाइम टी। ध्यान दो, देखो रिमेनिंग अमाउंट एट टाइम टी, गौर करो, यहाँ से इसे समझ लो। इधर देखो, जैसे मैंने जो ए बोलते थे अब ए ना बोलो तो यहाँ पर ए नॉट लिख सकते। ए नॉट का मतलब इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं ए नॉट भी लिख सकता हूँ, स्मॉल ए से भी लिख सकते हो। सुनो, अभी मैं लिखता था ए माइनस एक्स, ये क्या है कहना, ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी होता था। अब इसको ए माइनस एक्स की जगह आप चाहो तो यहाँ पर ए टी लिख दो। ए टी मतलब रिमेनिंग अमाउंट एट टाइम टी। सुनो, दोनों बातें लिख दूँ। ए टी रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी समय पर कितना अमाउंट बच रहा है रिएक्टेंट का, वो ए टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वहीं मैं पहले ए माइनस एक्स से भी रिप्रेजेंट कर रहा था, यही तो है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अच्छा, ये ए नॉट क्या है कहना, ये इनिशियल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ए नॉट क्या है तो कहना ये है
इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट, अमाउंट या कंसंट्रेशन दोनों बोल सकते हो, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उसको स्मॉल ए से भी लिख सकता हूं, ए नॉट से भी लिख सकता हूं। अभी मैंने ऊपर लिखा कि टी समय पे बचा हुआ अमाउंट ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं।
एंड हाफ लाइफ पीरियड जिसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन हमारा एक नेक्स्ट टर्म पे बात होगी। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था कितना, ए लेके चलता था स्मॉल ए, बिल्कुल शुरू जो किया था डेरिवेशन में वहीं से दिमाग में रखना कि रिएक्शन में मैं ए लिया था, प्रोडक्ट बना रहा था, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर लिया था, वही ए की बात कर रहा हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां भी मैं बोलूं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुरंत स्मॉल ए दिमाग में आना चाहिए। एंड हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ जिसको बोलते हो बेटा ए, इनमें आपस में क्या संबंध है ये बात नेक्स्ट टर्न पे बात होगी। और वैसे भी आपको पता होगा अपने यंगर क्लास या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो कहना टाइम इन विच 50% रिएक्टेंट कंज्यूम या 50% रिएक्टेंट रिमेन, वह समय जितनी समय में रिएक्टेंट का 50% अमाउंट कंज्यूम हो जाए या 50% बच जाए, उसी टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। आज टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट टर्न पे बात करूंगा, कल ही सुबह मुलाकात हम लोगों की 9 बजे होगी, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट है जीरो ऑर्डर का ये बताऊंगा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर भी पूरा हमें उम्मीद है कि कल हम कंप्लीट कर ले जाएंगे, फिर सेकंड थर्ड छोटा छोटा वो बता दूंगा। और फिर इसके बाद आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसका डिटेल डिस्कशन करूंगा, जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद आरएनएस का इक्वेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट पर क्या पड़ता है, ये सब बताऊंगा। एक एक करके सीक्वेंस से हर बात बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। चाहे क्लासेस हमें ज़्यादा लेनी पड़े, एक्स्ट्रा क्लास एक आध दो और लेनी पड़े, लेकिन करा दूंगा एग्जाम से पहले पूरा। ओके बेटा, थैंक यू, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।